गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। आपको ये दो लेक्चर में हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है 3 लेक्चर्स हो जाएं। इन 3 लेक्चर्स में आप सारा कवर कर लेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है 3x² - 5x + 4। ये एक एग्जांपल है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन की, 2 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा ये, इसकी डिग्री अगर 2 है तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। आगे चलते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। रूट्स मतलब फैक्टर या जीरोज, एक ही बात होती है। कौन कौन से होंगे 2 रूट, एक को कहेंगे हम अल्फा, एक को कहेंगे हम बीटा। ठीक है, ये अल्फा होता है और इसको हम बीटा कहते हैं। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी इस लेक्चर को अटेंड कर सकता है, और जिसने पढ़ लिया है वो इस लेक्चर को रिवीजन के तौर पर देख सकता है। तो हम इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में लिखी हुई होगी और इसी फॉर्म में आपको भी लिखनी है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर होगी, उसके बाद उसकी लोएस्ट पावर होगी। यहाँ देख रहे हैं पावर 2 है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको हम 1 मान लेते हैं। पावर 1 है, उसके बाद कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ ली, अब हमें निकालना है अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे, हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पर ये लिखा है, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसीलिए यहाँ हमने एक्स लिया है। यहाँ पर क्या है, हमारा एक्स लिया है हमने। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा -b + -√d/2a। ठीक है, तो ये -b है, आप इसको याद रखें। ये यहाँ पर जो साइन लग रहा है ये माइनस है, -b है, +-√d/2a है, यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अंडर रूट में b² - 4ac जो है इसको हम क्या कहते हैं, d कहते हैं। अब ये d क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये है d। ये जो d है b² - 4ac के बराबर होता है। और d होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। d काम क्या करता है, ठीक है, d हमें बहुत मदद करता है ये बताने में कि रूट्स कैसे हैं, यानी इनका नेचर कैसा है। रूट्स के नेचर को जब हम बताते हैं तो हम किसकी हेल्प से बताते हैं, डी की हेल्प से बताते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं एंट्रेंस में और जो आपके यूपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। डी क्या बताता है, हमें नेचर बताता है रूट का। इस पे डी पर एक क्वेश्चन और आ सकता है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रूट्स ऑन द डी। डी के बेसिस पर हम रूट्स के टाइप देखेंगे, कितनी तरह के रूट्स हो सकते हैं हमारे। तो पहला है, अगर डी की वैल्यू 0 हो, तो डी की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स कैसे होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं अल्फा और बीटा निकालना हो, उनमें से कुछ ना दिया हो, तो हम यहाँ इसको रख कर सॉल्व कर सकते हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे हम आपको उसमें बताएंगे। तो यहाँ क्या होगा, अल्फा और बीटा बराबर होंगे। अगले में है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या होगा, रूट्स तो रियल होंगे ही होंगे और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीटा है वो क्या होगा, अल्फा के बराबर नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ये नॉट इक्वल टू का निशान है जो लिख रहा है, नॉट इक्वल टू का निशान है। आगे चलते हैं, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो वहाँ पर जो रूट्स होंगे वो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वैल्यू जो डी की होगी वो 0 से छोटी का मतलब निगेटिव वैल्यू आएगी, और निगेटिव वैल्यू में हम रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब बनाएं कैसे। मान लीजिए अगर अब आपके पास अल्फा और बीटा दिया हुआ है और अल्फा और बीटा का जोड़ दिया हुआ है और अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो उस केस में हम इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन बहुत आसानी से मिल जाएगा एग्जाम में, इसीलिए हम इसको देख रहे हैं। देखिए हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बनाएंगे कैसे। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये फॉर्मूला है,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पे कोई भी इनके बीच में कोई सिंबल नहीं लग रहा है, तो ये समझ लें आप इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा है ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सम ऑफ रूट कहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है सम ऑफ रूट इंटू एक्स। इसी तरह से यहाँ अल्फा इंटू बीटा जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यहाँ प्रोडक्ट बहुत से लोगों को पता होगा या कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है प्रोडक्ट का मतलब, मल्टीप्लाई को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। अब आते हैं, ये जो हमने पढ़ा था अल्फा बीटा और इसके साथ हमने वेरिएबल पढ़े हैं एक्स और उसके साथ हमने कांस्टेंट कुछ पढ़े हैं, कोएफिशिएंट भी हैं यहाँ पर ए बी सी। ये क्या है, तो यहाँ देख लेते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस सी अपॉन ए। अब ये ए बी और सी क्या है, ये देखिए यहाँ ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट वो नंबर होता है जो किसी भी वेरिएबल के साथ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है इस इक्वेशन के अंदर ए एक्स स्क्वायर। तो ए क्या है, कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। इसी तरह से जो बी है कोएफिशिएंट है एक्स का। इसी तरह से जो सी है ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं। तो यहाँ सी जो है कांस्टेंट टर्म है, तो ये सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट पूरा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, और ये क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगा लें, और ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन लगा लें। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं और इन लेक्चर्स को पूरा देखें आप, जिससे क्या होगा, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप बहुत आसानी के साथ इसको अटेंड करें और काम एंड क्वाइट रहें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 है एनसीईआरटी की। तो इस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन आपका, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता कैसे चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अभी मैंने बताया था अगर किसी इक्वेशन के पास पावर क्या हो, 2 हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यानी हाईएस्ट पावर ऑफ एन इक्वेशन विल बी 2, देन दैट इक्वेशन इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपका, क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ देख रहे हैं ए एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आप आइडेंटिटी आपको एक याद हो क्या होती है, ये होती है ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बहुत आसान है, ये कुछ भी नहीं है, इनको ज़्यादा आपको करना नहीं है, बस एक दो क्वेश्चंस कर लें ताकि बस आपको एक आइडिया हो जाए कैसे को कर सकते हैं और कैसे पहचानते हैं कौन सी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है कौन सी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हमने लिख लिया यहाँ ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2ab, 2 इंटू ए क्या है एक्स और b क्या है 1, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2x ही रहेगा। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, और इधर दूसरी साइड में क्या है 2 बाहर लिखा है ब्रैकेट के, इसलिए इस 2 को मल्टीप्लाएंगे इस x में और इस 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। तो क्या हो जाएगा 2x और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे जब इस, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे पोर्शन को हम उठाकर इस इज इक्वल टू के यहाँ ले आएंगे राइट लेफ्ट। ठीक है, तो जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए
क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इस 2x और इस 2x प्लस 1 को उठा के हम यहाँ ले आएंगे। देखिए 2x और 6 को उठाकर हम यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 है ना कि 1, ठीक है। तो ये 6 है, इस 6 को हम उठा के यहाँ ले आए तो ये देखिए एक्स ऐसे आ जाएगा और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं। इस 2x प्लस से इस 2x माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, ये 1 और ये 6 मिलकर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया 7 आ गया। तो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है क्वेश्चन की 2 आ रही है, इसीलिए हाईएस्ट पावर इसी क्वेश्चन की क्या आ रही है 2 आ रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हमने ऐसे ही लिख दिया, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी 2 को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 का 6 हो गया और 2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 पर यहाँ माइनस लग रहा है और यहाँ x पर भी माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे यानी प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन प्लस का ही आता है। तो इस 2 को क्या करेंगे इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब इस 2x और हम यहाँ लेकर आएंगे इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर, तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ जब ये इधर आएगा उठकर यानी लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे हम 6x को और 2 को, ठीक है 6 को और 2 को लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 6 इधर आकर प्लस का हो जाएगा और जब ये 2 तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये वाला 2 और ये 2 मिलकर क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हाईएस्ट पावर 2 ही आ रही है तो इसलिए क्या कहेंगे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से ये थर्ड पार्ट है, आप इस थर्ड पार्ट को कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं अपना ये थर्ड पार्ट और इस थर्ड पार्ट में हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास है। ये है x माइनस 2 और ये है x प्लस 1। देखिए यहाँ x को हमने इस x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हमने इस x को जब हम इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा x आ जाएगा, चूंकि ये आ चुका है। इसी तरह से हम क्या करेंगे इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 2 का इस x में तो ये हमारा 2x आ गया। इसी 2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 में तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस का 2 आ चुका है। सिमिलरली यहाँ इस x का इस x में मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर, इस x का इस 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 3x आएगा प्लस का। इस 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस x आएगा और इसी 1 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो ये हमारा माइनस 3 आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ हमारे पास जो आ चुका है ये एक्स स्क्वायर था, ये x था, कैसा आया ये x इस 2x में से जब इस x को माइनस किया क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब भी एक पॉजिटिव नंबर लिखा हो और एक नेगेटिव लिखा हो तो जो भी उसमें से बड़ा हो उसमें से छोटे को हम माइनस कर देते हैं। कभी भी एक प्लस का और एक माइनस का जुड़ता नहीं है, माइनस ही होता है, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस 2x है और यहाँ क्या है प्लस का x है। जब इस माइनस के 2x में से इस प्लस के x को हम माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा, तो जो कि ये आ चुका है माइनस का x। इसी तरह से ये जो 2 था इसको हमने एज इट इज यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हम राइट साइड पर जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर था, ये माइनस का एक्स था, ये प्लस 3x है। इस 3x में से हम इस x को जब माइनस करेंगे तो प्लस 2x बचेगा। यहाँ जो आपका माइनस 3 था इसको हमने एज इट इज यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड पर इस पूरे पोर्शन को, ये जो पूरा पोर्शन है इसको जब हम यहाँ लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर था ये प्लस का था, इधर जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा। इस तरह से 2x प्लस का था, लेफ्ट साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस 3 था, लेफ्ट साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चाहे तो आप मैं यहाँ इसको कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, आप थोड़ा राइटिंग पे ना जाएं, ठीक है। ये है एक्स स्क्वायर, ये है माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है आपका और ये आपका माइनस 2 है, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर को उठाकर हम यहाँ लेफ्ट साइड पर लेकर आए, जो हमारे राइट साइड पर एक्स स्क्वायर था इसको लेकर आए, माइनस का था ये प्लस का हो गया और ये माइनस का 2x हो गया और आगे क्या है ये है 3x। तो ये देखिए ये 2x आ गया और ये जो 3 था ये इधर आकर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया यानी प्लस का हो गया और राइट साइड पर क्या बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा और कुछ भी नहीं को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर 0 कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये x था आपका और ये 2x था, ये आपका मिलकर क्या हो गया, माइनस का 3x हो गया। ये आपका माइनस का 3x लिख देंगे हम यहाँ पर, देखिए ये लिखा मैंने माइनस का 3x, ठीक है, ये आ गया 3x। उसके बाद ये देखिए ये 2 है माइनस का और ये 3 है प्लस का, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि हमें यहाँ देखिए ये क्या बचा है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, क्या है, इक्वल टू 0 बचा है। चाहें तो आप ऐसे ही छोड़ दें इसको, या फिर आप इस 3x प्लस 1 को राइट साइड पर ले आएँ, यहाँ 0 के पास ले आएँ, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको और लिखना चाहें और एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखिए जहाँ ये लिखा है ये इक्वेशन ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो 3x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो प्लस का 1 था ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर इक्वेशन की क्या है, 2 नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जब इक्वेशन की 2 होती है तभी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो इसलिए क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ हम लिख देते हैं नॉट आएगा यहाँ पर, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये है नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ आएगा, सॉरी इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। तो आप याद रखें इस चीज को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 नहीं है इक्वेशन की, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स इज नॉट 2, यहाँ पर भी हम नॉट लगा देते हैं, यहाँ क्या आएगा, नॉट आएगा, ठीक है। ये हमारी टीम की थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये नॉट आएगा यहाँ पर, नॉट टू, सो द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 2 है, ये क्या कह रहा है, ये देखते हैं। ये कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे दी गई सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है एरिया ऑफ प्लॉट, कितना दिया हुआ है एरिया ऑफ प्लॉट, 528 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है प्लॉट का एरिया। यहाँ प्लॉट की जो लेंथ है वो दुगनी है किससे, ब्रेथ से, यानी जो चौड़ाई है, ये आपको अगर मैं एक फिगर बना के दिखाऊं, देखिए यहाँ फिगर बना के दिखा देते हैं हम आपको रेक्टेंगल की। ये है हमारा एक रेक्टेंगल, ये हमारी ब्रेथ थी, ये हमारी लेंथ है, इसी तरह से एक ब्रेथ और बनेगी यहाँ, और यहाँ से ये हमारी दूसरी ब्रेथ लेंथ ही आ गई। देखिए इसको हमने क्या किया, जो ब्रेथ है इसको हमने क्या मान लिया, ये x मान लिया हमने इसको यहाँ, और ये जो लेंथ कह रहे हैं ये ब्रेथ से 2 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यहाँ 1 मोर देन और आएगा, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको भी हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, इज 1 मोर देन क्या आएगा, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ठीक है। यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है, एक ज्यादा भी है और दोगुनी है, यानी ब्रेथ को दोगुना कर दो और 1 जोड़ दो इसमें, तो ये क्या कहलाएगा, आपका लेंथ कहलाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या लिखा, 2x लिखा है यहाँ पर, यानी ब्रेथ को दोगुना कर दिया और 1 इसमें ऐड कर दिया। तो जब 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लेंथ हो गई आपकी, और यहाँ से ये क्या हो गया, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेथ हो गई, ठीक है। तो अब आपको मालूम है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है, जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उसी का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेथ को हमने क्या माना, x मीटर मान लिया है, और जो लेंथ है उसको मान लिया हमने 2x प्लस 1 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए एरिया का फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको सबको पता है, क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एल की वैल्यू क्या थी हमारी, 2x प्लस 1 थी, और बी की वैल्यू क्या थी हमारी, x थी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जब x का इस 2x में करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, जब इस x का इस 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और जो हमारा एरिया था 528, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है, क्योंकि एरिया की जगह पर लिखा है। अब क्या करेंगे, इस 528 को उठाकर हम लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, ये क्योंकि यहाँ इधर प्लस का है, तो यहाँ जब ये उसको उठाकर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये
5 to 8 माइनस का हो जाएगा। यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को हमने सॉल्व करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से है, इसमें कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्या दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। वी नीड टू फाइंड इंटीजर, उन इंटीजर्स को हमें फाइंड आउट करना है, यानी आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है यहाँ पर, और फिर इसको आप बाद में चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से मतलब है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है। और यहाँ ये कह रहे हैं फाइंड द इंटीजर, तो ये आपका बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, वो भी हम बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल आप इसको समझ लें थोड़ा सा। तो देखिए हमने मान ली कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार मतलब 1 बाई 1, 1 हो गया, इसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा। गिनती तो आप सभी को याद होगी, ठीक है, सभी को याद होगा 1 2 3 क्या होता है। ठीक है, एक के बाद एक नंबर जो आते हैं इन्हीं को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वही है कि एक के बाद दूसरा नंबर आए, यानी एक के बाद एक नंबर जब आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। जैसे 1 2 3 4 5 ये एक सीरीज है नंबरों की। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार, यानी जो नंबर लगातार आते हैं उनमें कोई गैप ना हो, ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। या ये दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका कॉमन डिफरेंस सेम रहे, ऐसे नंबरों को हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कहते हैं या कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो यहाँ हम एक नंबर को मान लेते हैं x और दूसरे नंबर को हम क्या मान लेते हैं, x प्लस 1 मान लेते हैं। तो आप सिंपली याद रखें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर दोज इंटीजर whose common difference will be 1 then that is known as the consecutive positive integer। ठीक है, तो हमने एक को x माना यहाँ पर और दूसरे को हमने क्या माना, x प्लस 1 मान लिया। यहाँ ये कह रहे हैं इन दोनों को हम क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए x का जब हमने मल्टीप्लाई किया इस x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, इस x का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा सिर्फ, और इस 306 को हम यहाँ लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 306 हो जाएगा। यही हमारी इक्वेशन थी, यही हमें सॉल्व करना था। आगे आपके समझ में, ठीक है। तो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका, क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ये कह रहे हैं रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, ओल्डर मतलब यहाँ बड़ी, कुछ लोग इसको बूढ़ा समझ लेते हैं, हालांकि बूढ़ा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, बड़ी है। फिर कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी इनकी एज का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कितना है अब बताते हैं। इसमें कह रहे हैं 3 साल पहले, आज से 3 साल बाद जो होगा, नाउ मतलब फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, विल बी 360। कह रहे हैं रोहन की जो माँ है वो 26 साल रोहन से बड़ी हैं, और उनकी एज का जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद, ये कह रहे हैं ना, ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ये लिखा है आपका 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब अब से 3 साल बाद जो इनकी एजेस का प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की परसेंटेज को मालूम करना है, यानी क्वेश्चन ही बनानी है हमें फिलहाल यहाँ तो, और सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। यहाँ ऊपर जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, इसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको और सॉल्व कर दूंगा और बता दूंगा इसको कैसे करते हैं आसानी के साथ। ठीक है, चलिए हम इसको करते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या माना, हमने माना जो रोहन है, इसमें छोटा कौन है, रोहन, जो छोटा होता है उसी की एज को मानते हैं। तो रोहन अपनी माँ से छोटा होगा, जाहिर सी बात है, तो हमने इसकी एज प्रेजेंट मान ली, क्या, एक्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हमेशा प्रेजेंट एज ही मानेंगे, प्रेजेंट एज से ही हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंट एज को हमने क्या माना, एक्स ईयर मान लिया। उसके बाद प्रेजेंट एज मदर की कितनी मान ली हमने, एक्स प्लस 26, क्योंकि 26 ईयर ओल्ड थी यानी बड़ी थी। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है एक्स प्लस 1, ओ सॉरी एक्स प्लस 26 को हम ऐड कर देंगे, एक्स में 26 को ऐड कर देंगे। अब 3 साल बाद देख रहे हैं, 3 साल बाद रोहन कितना हो जाएगा, अभी एक्स था, 3 साल बाद कितना होगा, जोड़ देंगे, एक्स प्लस 3 है। इसी तरह से माँ की एज भी बढ़ जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है माँ 26 साल की रहेंगी, तो माँ में भी 3 साल का एडिशन हम कर देंगे। यहाँ देखिए हमने क्या किया कि 3 साल जोड़ दिए। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है।
यहाँ देखिए हमने लिख दिया, इस एक्स का हमने इस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, इस एक्स का हम 29 में करेंगे, इस 3 का इस एक्स में करेंगे और इसी 3 का हम 29 में मल्टीप्लाई करेंगे। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, एक्स का जब एक्स में करा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का जब 29 में करा तो 29x, एक्स का 3 में करा तो 3x, एक्स और 3 का जब हम 29 में करेंगे तो 87 आ जाएगा। 306 को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, प्लस का इधर आके ये माइनस का हो गया। अब 360 में से हम 87 को माइनस करेंगे, 273 आ गया। ये 29x था, ये 3x था, कितना हो गया 32x, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी एक रिक्वायर्ड पार्ट इक्वेशन हो गई, इसी को हमें करना था। लास्ट पार्ट देख लेते हैं और ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास लास्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट कह रहे हैं, एक ट्रेन है, ट्रेन में क्या हो रहा है, ट्रेन चल रही है, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो देखिए यहाँ क्या है सवाल में, एक डिस्टेंस है, कितना है 480 किलोमीटर है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ट्रेन। यूनिफॉर्म मतलब एक सी स्पीड, चेंज नहीं हो रही स्पीड। अगर स्पीड क्या हो, कम हो जाए, जितनी चला करती थी पहले उससे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो जाए, तो कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तब स्पीड कम हो गई, कितनी कम हो गई 8 किलोमीटर, मान लीजिए जितना चला करती थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो गई यहाँ पर। तो टाइम कितना लगेगा उसको, 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, यानी 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी तीन जो 480 किलोमीटर ये यूनिफॉर्म स्पीड से कवर किया करती थी, इसी को कवर करने में अब टाइम जितना लग रहा है 3 आवर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो मालूम करनी है। तो हमने क्या मान लिया, ट्रेन की जो स्पीड थी नॉर्मल वाली, हमने क्या माना x किलोमीटर पर आवर मान लिया। हमें मालूम है डिस्टेंस दिया हुआ है गिवन में 480 किलोमीटर। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, d इज इक्वल टू होता है, ये देखिए d इज इक्वल टू यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, क्या होता है पता होगा आपको, चलिए बता देते हैं, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ ये टाइम निकालना है। तो टाइम को यहीं रखते हैं और इस जो s है यानी जो स्पीड है वो यहाँ d के नीचे ले आएंगे। तो हमारा आंसर जो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 480, और जो हमारी स्पीड थी वो x मानी थी, ये आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। अब स्पीड क्या हुआ सेकंड केस में, डिक्रीज कर गई, कितनी हो गई x माइनस 8 हो गई। तो टाइम कितना हो जाएगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब 480 यहाँ डिस्टेंस है, और स्पीड यहाँ कितनी हो गई, वो कम वाली स्पीड लगेंगे x माइनस 8। अब देखिए ये जो टाइम है इसको अगर मैं t2 कह दूँ, क्या कह दूँ इसको, t2 कह दूँ, ठीक है। और ये जो टाइम है इसको अगर मैं t1 कह दूँ, ठीक है, कोई बात तो नहीं है, ठीक है। तो ये है t1 और ये है t2। अब बताइए t1 ज़्यादा होगा या t2 ज़्यादा होगा। T1 वाले केस में यूनिफॉर्म स्पीड थी और T2 वाले केस में स्पीड यूनिफॉर्म नहीं थी, कम हो चुकी है। तो कम हो जाएगी तो T2 ज़्यादा लगेगा, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए T2 बड़ा होगा T1 से। तो यहाँ देखिए T2 में लिख देता हूँ, T2 क्या होगा, वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, T1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो T1 से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है हम यहाँ ये करें, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 3 आवर है, यानी 3 आवर ज़्यादा लगते हैं पहुँचने में, ठीक है। तो हमने लिख देंगे यहाँ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ लिख दिया हमने 3। अब ये 480 और यहाँ 480, यहाँ 480 क्या है, कॉमन है, हमने यहाँ इसको बाहर ले लिया, एलसीएम लिया x माइनस 8 का और इस x का, तो दोनों अलग अलग हैं, तो हमने x माइनस 8 और x यहाँ एलसीएम में लिख लिया है। इस x माइनस 8 से, ये वाला जो x माइनस 8 है, इससे हम डिवाइड करेंगे इस पूरे x माइनस 8 को। तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ x बचेगा। इस x को हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमने 1 माना है और 480 को हमने यहाँ कॉमन कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया आंसर यहाँ से x, और इस x से जब x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ x माइनस 8 बचेगा, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर इस जगह पर, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 8, ठीक है। क्योंकि ये माइनस था, ऊपर ये क्या है साइन लग रहा है आपका, ये माइनस था, इस माइनस से ये वाला जो माइनस था, ये वाला जो माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसमें। अब क्या किया, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देख रहे हैं x माइनस का है और ये x प्लस का है, ये कैंसिल आउट कर दिया हमने। 8 बचा, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 480 से, तो कितना आया हमारा 3840 आ गया।
इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x के पास ले आएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये आंसर ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है। ठीक है, 480 कॉमन निकाला गया है, x माइनस 8 और इस x का हमने एलसीएम लिया है। इसके बाद हमारा स्टेप ये है। ठीक है, और इसके बाद हमारा स्टेप ये है और इसके बाद हमारा स्टेप ये वाला है और इसके बाद हमारा स्टेप ये वाला है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज ना हो, बस आप इसको सॉल्व कर लें तो बहुत सिंपल हो गया। अब ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए ये हमारा लेक्चर फिनिश करते हैं और ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद आप जितने भी क्वेश्चंस और इस टाइप के होंगे वो कर सकते हैं। बाकी और क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इतना करके चले जाए ना बहुत है, इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं एग्जाम में और ना एग्जामिनर इससे ज़्यादा पूछ सकते हैं। बस इतना ही आप याद रखें। चलिए जब तक के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए गुड बाय, सी यू। और अपनी तैयारी को जारी रखें और अगर लेक्चर पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर।